नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा 70 दिन बाद है। उस पर क्या चर्चा चल रही है, उसका क्या रिजल्ट होगा? 2024 का चुनाव जब होगा तब एक राज्य के नहीं, सारे राज्यों के नंबर जुड़ते हैं। यूपी का क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, बिहार से 40 मार्क्स आएंगे, बंगाल से 42 और महाराष्ट्र से 48 नंबर मिलेंगे। इसी तरह सभी राज्यों के नंबर मिलकर 543 मार्क्स की परीक्षा होगी। इस वक्त जो माहौल है उसमें नरेंद्र मोदी का रिजल्ट क्या रहेगा, राहुल गांधी का रिजल्ट क्या रहेगा, नीतीश का नंबर क्या रहेगा और लालू यादव का विकेट कहां गिर जाएगा? आज की रिपोर्ट क्या कहती है? एक मुख्यमंत्री की पलटी ने पॉलिटिकल डिक्शनरी को चेंज कर दिया। गिरगिट, प्री प्लान्ड, कॉन्स्पिरेसी, साजिश, कैप्टन डार्क, नियत में खोट, विश्वासघात। पिछले 48 घंटे से हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसे शब्द आम हो गए हैं। नेता खुल्लम खुल्ला ऐसे जुमले लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। जुबान पर नीतीश का नाम है, निशाने पर देश का प्रधान है। तो मन में खोट तो वहाँ था, यहाँ नहीं। अच्छा हुआ चुनाव के पहले चले गए, बाद में जाते तो दिक्कत हुई। सही वक्त पर वो चले गए। अब हम अपनी ताकत से लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे देश में। राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आए आराम गए आराम, बहुत लोग हैं। हमने निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। क्या बिहार में नीतीश कुमार का पलटना प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी? क्या इंडी अलायंस तोड़ने का पूरा फैसला प्री प्लान्ड था? अगर सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ तो यह प्लान किस दिन बना, प्लान किस दिन बदला? राहुल गांधी के अलायंस को छोड़कर नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी के कैंप में आ जाना, इंडी अलायंस की कमर तोड़ने की प्लानिंग किसने की? क्या नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, नीतीश कुमार ने या खुद राहुल गांधी ने पूरा प्लान रचा? सबसे पहले आपको इंडी अलायंस की करंट सिचुएशन बताते हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल महिला पीएम कैंडिडेट ममता बनर्जी अलायंस से आउट हो चुकी हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल ओबीसी पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार भी अलायंस से बाहर जा चुके हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल दलित पीएम कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का कमांड मानते हैं। इंडी अलायंस में प्रोबेबल पीएम कैंडिडेट नंबर 4 अरविंद केजरीवाल को कोई चांस नहीं दिख रहा, इसलिए पंजाब के बाद हरियाणा में भी केजरीवाल ने अलग राह पकड़ ली है। इंडी अलायंस में प्रोबेबल पीएम कैंडिडेट नंबर 5 अखिलेश यादव को भी समझ आने लगा है कि कांग्रेस उनको ही निपटा रही है। 5-5 पीएम कैंडिडेट को साइड कर देने के बाद इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बचा कौन? अकेले राहुल गांधी। राहुल को चैलेंज करने वाला कोई बचा नहीं है। कांग्रेस की यही राजनीति है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई रहे या कोई चला जाए, पीएम कैंडिडेट तो राहुल गांधी ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना चाहते हैं, इसीलिए सबको निपटा रहे हैं। 28 दलों को मिलाकर इंडी नाम का जो गठबंधन बना था, उसमें आज कितने दल हैं, यह पक्के तौर पर कोई नहीं बता सकता। ममता बनर्जी परसों तक थी, आज नहीं है। नीतीश कुमार भी कल तक गठबंधन में थे, मगर आज नहीं है। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की पालकी कब तक ढोएंगे, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चोट तो वहां भी लगी है। मैं किसी को साथ नहीं लूंगा, तो उसी दिन ब्रेक हो गया। अब ये अगर चाहे तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहना और मतलब दिल में कहना और करना अलग है। तो यहां आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकला।
तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। गौर कीजिए, राहुल की बस जहां जहां जा रही है वहां वहां का अलायंस पार्टनर भाग रहा है। असम में बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। राहुल की यात्रा बंगाल पहुंची तो ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया। राहुल बिहार पहुंचते उससे पहले ही नीतीश कुमार इंडी अलायंस से अलग हो गए। आगे राहुल को झारखंड और उत्तर प्रदेश जाना है। हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव संभल जाएं। पश्चिम बंगाल से राहुल के एग्जिट पॉइंट और बिहार में राहुल के एंट्री पॉइंट पर गौर कीजिए। राहुल पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर से निकले और बिहार के किशनगंज में घुसे। दिनाजपुर बंगाल का मुस्लिम बहुल इलाका है। राहुल गांधी वहीं घूम रहे हैं जहां मुसलमान वोट ज्यादा हैं। राहुल मुसलमान पाएंगे तो नुकसान अपने ही अलायंस पार्टनर्स का करेंगे। ये बात देर सवेर लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी को भी समझ में आ ही जाएगी। इंडी अलायंस को नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं या राहुल इसे खुद खत्म कर रहे हैं? हम आपको कांग्रेस नेता का 1.5 साल पुराना एक बयान दिखाते हैं। We represent a national ideology. We represent a vision for the country. None of the regional parties can represent a vision for the country. They can represent a vision for a community or a vision for a state, but they cannot represent a vision for the country. राहुल जिन पार्टियों से हाथ मिलाते हैं, जिनकी ताकत लेकर वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने का सपना देखते हैं, उन्हीं पार्टियों के बारे में राहुल ऐसा ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पर पलटी मारने का आरोप लगाना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी ने बहुत सही निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सही वक्त पर सही निर्णय लेने का उन्होंने काम किया है और बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए, अगर बिहार का विकास करना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है विकास की दिशा से, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही मतलब ये संभव हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में देश का विकास नहीं तो देश को बर्खास्त करने का काम उन्होंने किया था। पटना में पिछले 48 घंटे में जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस पार्टी उसके लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रही है और नीतीश के साथ साथ नरेंद्र मोदी पर निशाना लगा रही है। निमंत्रण सभी को दिया है, ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। उन्होंने कल वहां सूत्रधार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुहूर्त ढूंढ निकाला कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में आज प्रवेश होने वाली है, तो 24 घंटे पहले हेडलाइन मैनेजमेंट करो और ड्रामा नचाओ। तो पूरा ड्रामा रचाया गया दिल्ली में उस सूत्रधार के कहने पर। कांग्रेस के आरोपों पर नीतीश कुमार की पार्टी भी खामोश नहीं बैठी है, वो भी पलटवार कर रही है। इस वार पलटवार में इंडी अलायंस की सिलाई खुल रही है। जेडीयू के नेता कैमरा और माइक लगा लगाकर जोर जोर से ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का विनेबिलिटी फैक्टर 0 हो गया है। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस अछूत हो गई है। निकट भविष्य में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस गठबंधन पार्टनर को ही नुकसान पहुंचाती है। जेडीयू ने आज 3 पार्टियों के नाम लिए, सपा, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस, यानी अखिलेश यादव की पार्टी, स्टालिन की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी। नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पा रही, इसलिए अपने पार्टनर्स को ही निपटाकर उनकी ताकत लेना चाहती है। अगर ये प्री प्लान्ड था तो तीसरा मोर्चा हमने क्यों भंग कराया? अगर ये प्री प्लान्ड था तो पहली मीटिंग पटना में हमने क्यों कराई? अगर ये प्री प्लान्ड था तो आपके जैसी अछूत पार्टी के साथ हमने ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अखिलेश यादव जी को क्यों बैठाया? अगर ये प्री प्लान्ड था तो और 4 मीटिंगों में हमने आपका क्यों साथ नहीं दिया? ये प्री प्लान्ड की कलई जब खुली है जब ममता बनर्जी ने अशोका होटल में कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे श्रेष्ठ माना। यद्यपि मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि बगैर चेहरे के ही काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी
पहले दिन से ही इस पद को हथियाने की जुगाड़ में थी। दिल्ली के अशोका होटल में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को यूज किया नीतीश कुमार को सबोटाज करने के लिए। वर्चुअल मीटिंग्स में नीतीश का नाम आने पर राहुल ने ममता के नाम का वीटो लगाया, जबकि ममता उस मीटिंग में थी भी नहीं। इसी तरह ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए वो नीतीश कुमार को यूज कर रहे थे। नीतीश का फेस दिखाकर कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की दावेदारी को क्वेश्चन करती थी। नीतीश के पाला बदल लेने से सारा समीकरण ही बदल गया। अब जबकि नीतीश दूसरे पाले में चले गए हैं, कांग्रेस के नेता उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन करने के लिए बयानवीर बन गए हैं। इंडिया गठबंधन के लिए हमारी ज्यादातर राज्यों में जहां लोग इच्छुक थे उनसे वार्ता चल रही है, बातचीत अंतिम दौर पे पहुंच गई। यहाँ तो एक ही बैठक बिहार की होनी थी, उसमें भी नहीं आए थे नीतीश बाबू के कोई नेता, कोई प्रतिनिधि। तो मन में खोट तो वहां था, यहाँ नहीं। अच्छा हुआ चुनाव के पहले चले गए, बाद में जाते तो दिक्कत होती। क्या लेने वो आए थे, क्या नहीं मिला, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं या भाजपा दे सकती। मैं तो इतना कह सकता हूं कि सही वक्त पर वो चले गए। अब हम अपनी ताकत से लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे देश में। उस समय नीतीश बाबू से जरूर पूछेंगे क्यों चले गए थे। आपको याद होगा इसी महीने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई थी। वो 13 जनवरी का दिन था, राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले। उस मुलाकात के बाद जो खबरें बाहर आईं, उनके मुताबिक राहुल गांधी ने केजरीवाल से कहा कि पंजाब और दिल्ली पर जो भी करना है जल्दी कर लो, क्योंकि मैं यात्रा पर जा रहा हूं और तुम जेल जा रहे हो। जरा सोच कर देखिए, केजरीवाल की जगह खुद को रख कर देखिए। आप एक नेशनल पार्टी के नेता हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सीटों पर समझौता करने बैठे हैं और आपका अलायंस पार्टनर आपसे ऐसे बात कर रहा है, तो दोस्ती होगी या खटास बढ़ेगी? राहुल और केजरीवाल में खटास ही बढ़ी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो रहा। केजरीवाल दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा पर मोलभाव करना चाहते हैं। वो भी शर्त यह है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अपने दफ्तर में बैठकर फोन घुमा रहे हैं। खड़गे ने अखिलेश को फोन लगाया, हेमंत सोरेन को फोन घुमाया। खड़गे का फोन ममता बनर्जी को भी गया। खड़गे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंडी अलायंस बच जाए। ये विष है, पॉइजन है, इसके पास मत जाओ, उसको देखो मत। अगर कोई ये भी कहता है नहीं वो विष है या नहीं, मैं जरा चाट के देखता हूं, तो क्या होगा? अरे तुम चाट के देखे तो भी मरेंगे, दूर से देखे तो उनका अन्याय अत्याचार भी तुमको मालूम होगा। तो जैसा ये आरएसएस और बीजेपी ये विष जैसे है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। उनकी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। तैयारी ऐसी है कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आएंगे। मोदी एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, आज उन्होंने खुलकर बताया। आपके पास निरक्षीर का विवेक चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा आज जरूरी है, कौन सा अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आप प्रायोरिटी तय करने का सामर्थ्य चाहिए। वो अनुभव से आता है, हर चीज को एनालाइज करने से आता है। मैं दूसरा प्रयास ये करता हूं। तीसरा, मैं गलती भी हो जाए तो ये मान के चलता हूं कि ये मेरे लिए लेसन है। मैं इसको निराशा का कारण नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी आज स्कूली बच्चों के बीच थे। वो आने वाली परीक्षाओं पर बात कर रहे थे। परीक्षा मोदी की भी होनी है। 2-2.25 महीने के बाद देश में चुनाव होंगे। मोदी के लिए सब पॉजिटिव दिख रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन हो रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा राम भक्त दर्शन करके अपने अपने गांव शहर लौट चुके हैं। धीरे धीरे एक राम लहर क्रिएट हो रही है। हिंदू वोटर मंदिर के मुद्दे पर आएगा। जाति वाला पिछड़ा वोटर मोदी को देखकर आएगा। सवर्ण वोटर को मोदी से कोई दिक्कत नहीं है। गरीब वोटर लाभार्थी बनकर आएगा। महिला वोटर मोदी के कमिटमेंट से खुश है और युवा वोटर को विकसित भारत का सपना दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के हर पेपर की तैयारी की है। क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा कर आए, मोदी को आंसर पता है। नरेंद्र मोदी के बारे में लोग कहते हैं
कि वो 24/7 चुनाव ही सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने बच्चों के बीच एग्जैक्टली चुनाव पर बात नहीं की, लेकिन उनकी बातों को 30 सेकंड के लिए भी सुन लेंगे तो उनके दिमाग को पढ़ पाएंगे। आप भी सुने और मोदी के विरोधी भी इसे कान खोलकर सुन लें। कोविड का संकट कितना भयंकर था, मामूली चुनौती थी क्या? पूरी दुनिया फंसी पड़ी थी। रोज टीवी पे आया, रोज देशवासियों से बात की, कभी ताली बजाने के लिए कहा, कभी थाली बजाने के लिए कहा, कभी दिया जलाने के लिए कहा। वो एक्ट कोरोना को खत्म नहीं करता है, लेकिन वो एक्ट कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। सामूहिक शक्ति को उभारना। अब देखिए, पहले भी खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे, कभी कोई जीत के आता था, कोई जीत के नहीं आता था। जाने वाले को पूछता नहीं था, आने वाले को पूछता नहीं था। मैंने कहा पहले 3 मेडल के जीतते आएंगे, लेकिन मैं उसके ढोल पीटूंगा। तो धीरे धीरे करके 107 मेडल लेने का सामर्थ्य उन्हीं बच्चों में से निकला। सामर्थ्य तो था, सही दिशा, सही रणनीति, सही नेतृत्व का परिणाम लाता है। मोदी के 2 विरोधियों को आज ईडी की परीक्षा देनी पड़ी। लालू यादव एंड फैमिली से पूछताछ हुई और हेमंत सोरेन ईडी से बचते फिर रहे हैं। लालू यादव के सामने विकल्प सीमित हैं। बिहार की सरकार जा चुकी है, अब पुलिस भी उनके विरोधी के हाथ में है। ज्यादा इधर उधर करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हेमंत सोरेन या तो सरेंडर करेंगे या जेल जाएंगे। सरेंडर करेंगे तो झारखंड की 1 से 2 सीट हासिल कर पाएंगे। अगर सोरेन अड़े रहे तो जेल का दरवाजा खुला है। विधानसभा चुनावों में तो सोरेन को फिर भी गद्दी खाली करनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को सीएम बनाने का कमिटमेंट कर रखा है। लालू को 24 के बाद 25 का भी सोचना है। हेमंत सोरेन को तो 24 में ही 2 परीक्षा देनी है। अब सोरेन को तय करना है कि वो नरेंद्र मोदी की कोचिंग क्लास लेते हैं या राहुल कोचिंग सेंटर में तैयारी करके एग्जाम में उतरते हैं। राहुल गांधी की यात्रा किशनगंज क्यों गई? राहुल किशनगंज से आगे अररिया, पूर्णिया और कटिहार होते हुए फिर मालदा, मुर्शिदाबाद क्यों जाने वाले हैं? इन सीटों पर एक बात कॉमन है, वो है एम फैक्टर। क्या राहुल गांधी अब 80 की तरफ नहीं देख रहे हैं और सिर्फ 20 को लेकर ही चल रहे हैं? इंडिया अलायंस का गेम प्लान क्या है? इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। 24 की परीक्षा में राहुल फेल होंगे या पास? राहुल का कंपटीशन मोदी से है या नीतीश ममता से? राहुल के सिलेबस में एम के बाद अगला चैप्टर क्या है? 24 की चुनावी परीक्षा में नरेंद्र मोदी डिक्टेंशन मार्क्स से पास होंगे, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। वो 2019 के मार्क्स से ज्यादा नंबर लाएंगे, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी दावा ठोक रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी को फेल कर देंगे। राहुल के दावे में कितना दम है? राहुल अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं या मिस कैलकुलेट कर रहे हैं? 2019 में नरेंद्र मोदी 303 नंबर लाए थे, जबकि राहुल सिर्फ 52 नंबर ला पाए थे। तो फिर राहुल किसके भरोसे दावा ठोक रहे हैं कि 24 में मोदी को फेल कर देंगे? इसे समझने के लिए राहुल के रूट को समझना होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 16वें दिन राहुल बिहार पहुंचे, जहां किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में उनकी यात्रा तय है। बंगाल में उनकी यात्रा के रूट मैप में मेन पड़ाव बशीरहाट, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद है। इनमें कौन सी बात कॉमन है? इन सभी लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार का फैक्टर है। तो क्या राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम वोट के सहारे वो 24 में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, जबकि 16 दिन तक यात्रा करने के बाद वो खुद कह रहे हैं कि लोग रास्ते में पूछ रहे हैं कि यात्रा का मकसद क्या है? अगर कांग्रेस 16 दिनों में लोगों को ये नहीं बता पाई कि राहुल की यात्रा का मकसद क्या है, तो फिर वोट कैसे मिलेंगे? बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो? तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा
बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है और हम चाहते थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। बिहार में राहुल ने उत्तरी दिनाजपुर के रास्ते किशनगंज में एंट्री ली। राहुल ने किशनगंज को ही क्यों चुना? उन्नीस से 2019 तक कांग्रेस 6 बार किशनगंज लोकसभा सीट जीत चुकी है। पिछले 3 चुनाव 2009 से 2019 तक कांग्रेस यहां जीत की हैट्रिक बना चुकी है। 2014 की मोदी लहर में भी किशनगंज से कांग्रेस नहीं हारी थी। मतलब बिहार में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला किशनगंज है। लेकिन 24 में मोदी कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। नीतीश की घर वापसी उसी प्लान का एक हिस्सा है। मोदी कैसे इसे मुमकिन बनाएंगे, इसे भी समझ लेते हैं। 2014 में कांग्रेस को किशनगंज में 53.15% वोट मिले थे, जबकि 2019 में कांग्रेस सिर्फ 33.32% वोट हासिल कर पाई। 5 साल में उसके वोट में 19.83% की गिरावट आई है। एनडीए के कोटे से जेडीयू को 30.19% वोट मिले, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 26.78% वोट मिले। मतलब किशनगंज में एनडीए का वोट बैंक स्थिर है, जबकि कांग्रेस का टूट रहा है। सीमांचल मुस्लिम बाहुल इलाका है। किशनगंज में मुस्लिम मतदाता करीब 75% है, कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में करीब 39% है। सीमांचल में राहुल गांधी और लालू की पूरी उम्मीद एमवाई कॉम्बिनेशन पर टिकी है, लेकिन भाईजान हिसाब बराबर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तेजस्वी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर जो सदमा ओवैसी को दिया था, उसका बदला भाईजान 24 में जरूर लेंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए किशनगंज का गढ़ बचाना भी मुश्किल होगा। हम तो पूछ रहे हैं ना तेजस्वी से, लालू प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव की फैमिली से पूछना चाह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही, बताइए हमको। आपके पेट में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है? आपको रात में नींद अच्छी आई आप लोगों को? आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया हमारे 4 विधायक को खरीद कर, उनका जमीर खरीद कर। देख लिया आपने आज आपसे क्या हो रहा है। दो मर्तबा आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और 2 मर्तबा आप ही ने बीजेपी को सत्ता दी है बिहार में। अब बताइए लोकसभा में क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार है? इनको अगर हर चीज का जिम्मेदार तो हमको खड़ा करते हैं। आज ये तीनों पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है, और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चुकनाचूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, एमवाई कॉम्बिनेशन की बात की थी आपने, ईबीसी की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था, क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। किशनगंज के अलावा बिहार के जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर राहुल जा रहे हैं, वहां कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद 24 में नहीं दिखती। 2019 में कटिहार में जेडीयू ने जीत हासिल की थी, उसे 50% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, उसे 44% वोट मिले थे। पूर्णिया में जेडीयू ने 54% से ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल की थी, जबकि नंबर 2 पर कांग्रेस को सिर्फ 32% ही वोट मिले थे। अररिया में बीजेपी को जीत मिली थी, उसे करीब 53% वोट मिले थे, जबकि नंबर 2 पर आरजेडी को 41% वोट मिले थे। राहुल गांधी का कैलकुलेशन कहता है कि वो मुस्लिम वोट के सहारे सीमांचल में खेला कर जाएंगे, लेकिन मोदी का कैलकुलेशन कहता है कि कांग्रेस के हाथ से किशनगंज भी निकल जाएगा। अब की बार बिहार में 39 नहीं 40 पर कमल खिलेगा। तुम अपने पर भरोसा करो, तुम अपने पर भरोसा करो। अगल बगल में कौन क्या करता है छोड़ो। जितना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे, उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा,
जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा इतना ही आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको परिणाम उचित मिल जाएगा। राहुल राजनीति में अनाड़ी या खिलाड़ी हैं? राहुल मोदी का खेल बिगाड़ रहे हैं या ममता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बंगाल में भी राहुल ने यात्रा का वही रूट पकड़ा जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। आगे भी उन्हीं इलाकों में जाने वाले हैं जहां मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। इनमें बशीरहाट जहां 68% मुस्लिम है, मुर्शिदाबाद में 66%, मालदा में करीब 52% और उत्तरी दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी करीब 50% है। बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ममता का दावा मजबूत है। ऐसे में राहुल के वहां यात्रा करने से नुकसान ममता को ही होगा। इसलिए बंगाल में ममता ने राहुल की यात्रा से दूरी बना ली थी। राहुल यही खेल यूपी में भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव उन्हें 11 सीट देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं है। वो पश्चिमी यूपी को मुस्लिम बाहुल्य सीटें मांग रहे हैं। इनमें सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, नगीना जैसी सीटें, जबकि मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी 2019 में जीती थी और अखिलेश यादव पहले ही नगीना सीट चंद्रशेखर रावण को देने का ऐलान कर चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर के गुजर रही है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही एक विकल्प है। लेकिन एक बात जो कांग्रेस के इंडिया अलायंस पार्टनर्स को नहीं भा रही है वो ये कि इन तमाम राज्यों में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स भी मुस्लिम बहुल पॉलिटिक्स ही करते हैं, या चाहे बात हो उत्तर प्रदेश की जहाँ पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण बनाने में जुटी है, या फिर बात हो पश्चिम बंगाल की जहां पर ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर ही भरोसा जता रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, और बिहार में राजद का वोट बैंक भी मुस्लिम और यादव समीकरण पर ही टिका हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रैटेजी इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स को नहीं भा रही है। ममता बनर्जी पहले ही एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार ने अपना पल्ला इंडिया अलायंस से झाड़ लिया है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अपनी इसी रणनीति पर अड़ी रही तो उसे 2024 के लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इंडिया अलायंस ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए दांव पेंच में लगा है। उधर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के बाद 400 पार की गारंटी पक्की करने वाला एक और बड़ा दांव चल दिया है। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फरवरी में मोदी सीए लागू कराने की तैयारी में है। मार्च में यूसीसी पर बड़ा फैसला आ सकता है। चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सीएए लागू करना मोदी का राम मंदिर के बाद एक और मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। आगामी एक सप्ताहेर मध्य भारतवर्षे सीए लागू होबे এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। आगामी एक सप्ताहेर मध्य ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। शांतनु ठाकुर ने जैसे ही सीएए का नाम लिया सबसे पहले मिर्ची ममता बनर्जी को लगी। बंगाल में सीएए बड़ा मुद्दा है। आखिर सीएए क्या है जिसका नाम सुनकर ममता बेचैन हो जाती हैं? सीएए भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने वाला कानून है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर अत्याचार झेलने वालों को मोदी भारत की नागरिकता देना चाहते हैं। इन देशों में जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, उन्हें सीएए लागू होते ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बंगाल में सीएए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बंगाल में राजवंशी समुदाय और मतुआ समुदाय सीएए का सबसे बड़ा लाभार्थी है। राजवंशी समुदाय कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार समेत करीब 5 सीटों पर जीत हार तय करता है, जबकि राज्य की 10 रिजर्व सीटों में 4 सीट ऐसी हैं जहां मतुआ समुदाय का बोलबाला है।
सीएए ममता के लिए दोहरा झटका है। अगर विरोध नहीं करती हैं तो 13 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नुकसान हो सकता है। अगर मथुआ और राजवंशी नाराज हुए तो भी 10 सीटों पर झटका लग सकता है। लिहाजा ममता मुसलमानों को खुश करने के लिए सीएए का विरोध कर रही हैं और हिंदू शरणार्थियों के सामने राशन कार्ड, शिक्षा श्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का चारा फेंक रही हैं। एनआरसी নিয়ে লড়াই করেছে কে? এনআরসি হবে না, লড়াই করেছে কারা? রাজবংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক। নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। আপনারা সবাই নাগরিক, আপনাদের সবাইকে নাগরিক হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। সে রেশন পায়, সে স্কুলে যায়, সে স্কলারশিপ পায়, সে কিষাণ বন্ধু পায়, সে শিক্ষাশ্রী পায়, সে ঐক্যশ্রী পায়, সে লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়। তো নাগরিক না হলে থোড়াই পেত? বলুন আপনারা আমাকে, পেত? नागरिक ना होने तो वोट देते पारतो। जबकि सच्चाई यही है कि सीएए लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उसे कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती है। इसलिए देश के तमाम कट्टरपंथी मौलाना बिलबिलाए हुए हैं। जो गलत चीजें हैं उन पर हर वक्त एतराज है और एतराज किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। ये नागरिकता पाकिस्तानी हिंदू हजरात जो यहाँ आए हुए थे, मैं उनके पास भी गया था, उनसे बात भी की थी और राहत सामग्री भी लेके गया था उन लोगों के लिए। और मैंने हुकूमत हिंद से मांग भी की थी कि ये वहाँ के पीड़ित हैं और यहाँ अगर नागरिकता चाहते हैं तो इन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गैर मुस्लिम जो दूसरे ममालिक से हिंदुस्तान में आए हैं उनको नागरिकता देने में हमें कहीं कोई एतराज नहीं है। उन्हें नागरिकता मिलनी ही चाहिए। बाकी रहा सवाल ये कि मुस्लिम और हिंदू के बीच नफरतें पैदा करने का जो काम किया जा रहा है, हम सिर्फ उसका विरोध करते हैं। किसी हिंदू को आप स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, होना चाहिए, कीजिए। लेकिन मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती का जो तरीका है, मुसलमानों को सताने का जो तरीका आपने इख्तियार किया हुआ है, हमें इस पर एतराज रहता है। इंडी गठबंधन में एक लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, जो अभी से लोकसभा चुनाव के आगे का प्लान सोचने लगे हैं। वो अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ने निकल चुके हैं। केजरीवाल के दिमाग में क्या चल रहा है, केजरीवाल एक साथ क्या 2 प्लान पर काम कर रहे हैं, केजरीवाल का ये दूसरा प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इंडी गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल? क्या पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? हरियाणा और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर इंडी गठबंधन में बन पाएगी बात? क्या अरविंद केजरीवाल सियासत से संन्यास लेने वाले हैं? वो कौन सी मांग है जो पूरी हो जाए तो केजरीवाल राजनीति छोड़ देंगे? दरअसल केजरीवाल ने जींद की रैली में एक नया शिगुफा छोड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी अगर 5 मांगे पूरी हो जाएं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। केजरीवाल की पहली मांग थी कि सबको शिक्षा मिले, दूसरी मांग थी कि सभी लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले और हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए। इसके अलावा केजरीवाल ने सभी लोगों के लिए रोजगार, सभी को 24 घंटे और गरीबों को मुफ्त बिजली देने की मांग की। केजरीवाल की 5वीं डिमांड थी कि पूरे देश से महंगाई को कम किया जाए। मेरी 5 मांगे हैं जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। दूसरी मांग,
पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो, दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है, दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तो मेरी पांचवी मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़। होना चाहिए पांचों मांग की, नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में भगदड़ मची है। बिहार में नीतीश कुमार बाहर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को लेकर केजरीवाल का स्टैंड क्लियर नहीं है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जा रही है।